हेलो। कंटेंट कलाकारी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा। आशा है कोविड के इस काल में आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। पिछले कई दिनों से जब हम लोग घर पर हैं तो हम लोगों ने कई प्रकार की हॉबीज अपने अपने जीवन में शुरू की होंगी। मुझे लगता है कईयों ने किताबें पढ़ना भी शुरू किया होगा, क्योंकि किताबें जीवन का अमूल्य धन है। हम जो पढ़ते हैं उनमें से कई अच्छी चीजें हम अपने जीवन में लागू करते हैं, और किताबें हमारी हमेशा ही सहेली रहती हैं, साथी रहती हैं। वो जीवन भर हमारे साथ चलती हैं। हम किताबों को लेकर के एक अच्छी खासी लाइब्रेरी भी बना लेते हैं। तो किताबों के इस क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ कंठभाग प्रकाशन के श्री पीयूष अग्रवाल जी, जो काफी वर्षों से इस प्रकाशन क्षेत्र में बड़े हुए हैं, और एक सौम्य व्यक्ति होने के साथ साथ वो एक सरल स्वभाव के भी प्राणी हैं, और वो लोगों के साथ बहुत ही सौम्यता से, बहुत सहजता से मिलते हैं। उनके साथ उतना ही अच्छा काम करने की कोशिश भी करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रभात प्रकाशन काफी वर्षों से अग्रणी रहा है। तो अपनी इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे टॉपिक पे जाते हैं और मिलते हैं पीयूष अग्रवाल जी से। पीयूष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपका और थैंक आपके यू सर। सभी पाठकों का, सभी व्यूअर्स का मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी। जी पीयूष जी, कैसे हैं आप? कोविड में कैसा जी चल जी। रहा है आपका कार्यक्रम, घर का और अपने कार्य का? सभी लोगों का वही हाल है, घर में लॉग हैं, पर कुछ क्रिएटिव काम हो रहा है। काफ़ी नए आइडियाज़ क्रिएट किए इन लोगों ने, और हमारी टीम है जो वर्क फ्रॉम होम काफ़ी काम कर रही है। तो प्रकाशन का काम कुछ रुका है, कुछ चल रहा है, जी। और आइडियाज़ जनरेशन काफ़ी हो रहे हैं। तो अभी कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि लॉकडाउन में तो आपका सब माइनस माइनस हुआ होगा। मैं कहा नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में माइनस माइनस हुआ, पर इंटेलेक्चुअली बहुत प्लस प्लस हुआ, ओह वंडरफुल। क्योंकि हम लोग को पब्लिशिंग में बहुत सारा काम हम लोग को खुद ही करना पड़ता है, तो कभी सोचने का मौका नहीं मिलता। तो ये पिछले लॉकडाउन ने, ये लॉकडाउन ने ये सिखाया कि आप सोचिए और नए विचारों को उत्पन्न होने दीजिए, तो नई चीज़ें आने वाले समय में क्रिएट हो सकती हैं। जी पीयूष जी, आपको प्रकाशन समूह के साथ जुड़ा हुआ तो सब कोई जानते हैं, बट आम दर्शक, आम पाठक को आप अपना एक संक्षिप्त परिचय किस प्रकार दें? वो पीयूष जी जो और सबके लिए ऑफिस में प्रकाशन के जो ऑफिस है, आपका पब्लिशिंग हाउस है, वहां पे आप सबके लिए मौजूद रहते हैं, पर एक सिंपल पीयूष अग्रवाल किस प्रकार के प्राणी हैं आप? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं है। मेन मुझे विरासत में कुछ चीज़ें अपने पिताजी से मिली, जी। तो वो आज तक मेरे साथ चली आ रही है। कि जैसे मैं करीब 8 से 10 हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स प्रतिदिन पढ़ता हूँ, तो जी। वो मेरा एक शौक है, वो मेरे एक प्रोफेशन का पार्ट भी है। मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। मेरी 2 छोटी-छोटी बहुत खूबसूरत बेटियाँ हैं एंड अ वंडरफुल वाइफ। सो एक छोटी-सी फैमिली है, हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं। 2 भाई हैं बड़े, वो भी पब्लिशिंग में हैं, उनसे ही मैंने पब्लिशिंग सीखी है। जी। तो बल्कि सीख ही रहे हैं पब्लिशिंग तो बहुत छोटा-सा व्यक्तित्व है, कोई ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा लगता है कभी-कभी कि काम बहुत किया है और बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। तो आई हैव बीन ऑलवेज़ माय लाइफ हैज़ बीन अराउंड वर्क, मतलब मैं हमेशा काम के आस-पास ही हूँ। तो मुझे कहीं बहुत सैर-सपाटा घूमने के लिए शादी के बाद एक ज़रा परिवर्तन आया है कि थोड़ा जी। बहुत परिवार को समय देते हैं, उनके साथ घूमने का समय निकाल लेते हैं। उससे शादी से पूर्व तो कुछ था नहीं ऐसा, सिर्फ़ काम और ऐसे सब समय निकला। पर क्योंकि अभी भी एक आप अकेले पर्सन रहते हैं, शादी से पहले, शादी के बाद आप दो हो जाते हैं, तो जी, सबकी जी, इच्छाओं का जी। सम्मान किया जाता है। जी, जी, जी। और वही वही उसकी खूबसूरती है जीवन में। जी। और हम लोग सब मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रकाशन में बहुत प्रोग्रेसिव है। हिंदी प्रकाशन क्षेत्र बहुत डेवलप हो रहा है। जी। पर पर्सनल तौर पे मैं हिंदी बहुत नहीं पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारा अंग्रेजी में अध्ययन करता हूँ। पढ़ने का शौक बहुत है। किताबें तो मैं जितनी किताबें खरीदता हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि नई किताबें तभी मेरे शेल्फ में आए जब पुरानी की पढ़ ली जाएँ। जी। तो क्योंकि एक इस हमारे प्रकाशन संस्थान की जो बेसिक विचारधारा है वो ये है कि विश्व के किसी भी भाषा का कोई भी पाठक यदि कोई कोई साहित्य पढ़ रहा है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, साइंस में हो, रोमांस में हो, फिक्शन में हो, नॉन फिक्शन हो, बायोग्राफीज हो, वो सब हिंदी में उपलब्ध हो हिंदी के पाठक को। हिंदी का जी। पाठक कहीं छूट ना जाए। तो हम लोगों ने कुछ इसमें हासिल भी किया है। अभी तो प्रायः हमारे अनुवाद ज़्यादातर अंग्रेजी से हिंदी में और बंगला से हिंदी ही होते हैं,
और आने वाले समय में और भाषाओं से भी हम अनुवाद कर पाएंगे, ऐसा मानते हैं। जी, ये बड़ी अच्छी जानकारी थी। मुझे लगता है कि हिंदी पाठक इससे बहुत प्रेरित होंगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कई अन्य भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में खासकर से, बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी गई होती हैं, बट हम हिंदी पाठक उनको नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि अनुवाद की समस्या होती है और कभी-कभी विषय वस्तु भी हमें समय पे नहीं मिल पाती है। जी तो जी। एक बहुत पारंपरिक आपके लिए क्वेश्चन होगा कि आप लोग प्रकाशन में कैसे आए, और स्वतंत्रता के पश्चात वो क्या चीजें थी जिससे आपके बाबूजी ने प्रकाशन के क्षेत्र में जाना जरूरी समझा? थोड़ा विस्तार से बताता हूँ ये, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है वो मेरे मन का बड़ा प्रिय क्वेश्चन है। जी। जो हुआ यूँ इस तरह से कि पिताजी, माय ग्रैंडफादर वाज अ पब्लिशर ऑफ रिलीजियस बुक्स। मथुरा में एक रिलीजियस हम्म। बुक्स की उनकी दुकान थी, तो वो चलाते थे। पिताजी के पिताजी लोग 4 भाई थे, और पिताजी ने सोचा कि वो पढ़ाई करेंगे, बिकॉज़ ही वाज अमंग ऑल 4 ही वाज द शार्पेस्ट। तो पिताजी उस समय इलाहाबाद में, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम तब खत्म, मतलब स्वतंत्र हुए थे, पिताजी इलाहाबाद गए पढ़ने के लिए। तो इलाहाबाद से जो उन्होंने पढ़ाई की, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी और एलएलएम। तो जो मैक्सिमम हो सकता था एक यूनिवर्सिटी से, वो एलएलएम हो सकता था। उसके बाद डिलीट एंड उसके आगे की चीज़ें थी। तो पिताजी ने एलएलएम किया, और उसके बाद ये सोचा कि वो बैरिस्टर बनेंगे। और उस समय ये माना जाता था कि यदि आप बैरिस्टर बन गए तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा उनकी ज़िंदगी में ट्विस्ट हुआ कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो आए, जब वो मथुरा आए ऑफिस, और दादाजी ने उनके लिए एक ऑफिस खुलवाया, तो जब प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो प्रैक्टिस करने के 10-15 दिन में उनको ये पता लग गया, अरे भाई ये तो काजल की कोठरी है। वकील का मतलब है तो पूरा झूठ बोलना है आपको, और हमेशा जो मुवक्किल है आपका, जो भी आपका क्लाइंट है, वो हमेशा आपके पास आएगा कि साहब मैंने चोरी तो की है, मैं आपके सामने कन्फेस कर सकता हूँ, पर कोर्ट में नहीं बोलूँगा। तो नो, आपको मेरे को बचाना है। तो उन्होंने कहा जितने भी केस आ रहे हैं मेरे पास, इस तरह के केस आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब तो मेरे जीवन में कभी था नहीं, ना ऐसी संरचना थी। क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे जो दादाजी थे, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब वो जस्ट 8 पास। पर हम्म। उनका जोश था, विचार था, वो बहुत बड़ा था, और जी। बहुत ही सात्विक विचारों की थी। तो दादाजी ने पिताजी से कहा कि तुम जो लाइन लेना चाहो ले सकते हो। पर दादी जी का आग्रह था, भाई तुम इतनी बड़ी पढ़ाई करके आए हो, हमारे गांव में या हमारे पूरे शहर में इतना पढ़ा हुआ कोई आदमी नहीं है, और तुम ये छोड़ दोगे, कुछ और करोगे तो क्या करोगे? तो पिताजी ने कहा कि मैं रिलीजियस पुस्तकों तो नहीं करूँगा, पर उस समय तक ऐसा समय था 58 के आसपास, 56 से 58 में, कि उस समय साहित्यिक पुस्तकों का कुछ प्रचार भारत में शुरू हो चुका था। जी। तो पिताजी ने कहा कि मैं साहित्यिक पुस्तकों का काम करूँगा। तो उन्होंने प्रभात प्रकाशन की नींव मथुरा में रखी पहले 1957 में, और 58 में पिताजी दिल्ली आ गए। और 58 में जब वो दिल्ली आए, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो बाय ट्रेन रोज आते थे, 2.5 घंटा 3 घंटा लगा के मथुरा से दिल्ली आते थे। और फिर एक हमारी शॉप थी चार बाजार में, वो भी है वहाँ पर, और उस शॉप पे वो बैठते थे सीढ़ियों में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और पूरा पूरा दिन खाली बैठते थे। कोई सेवक, कोई चाकर चालक नहीं था, सहायक नहीं था उनके पास। और वो पूरा दिन इंतजार करते थे कि शायद कोई पता पूछने वाला आ जाए, शायद कोई भिखारी ही आ जाए, और ओह। पूरा दिन निकल जाता था। एंड दिस इज द वे ही स्टार्टेड, लाइक वो वाज वेरी हम्बल एंड वेरी नोबल थिंग। और बहुत मुश्किल थे 2.5 साल उन्होंने बहुत इस तरह से किया, और धीरे धीरे फिर वो उन्होंने अपना रास्ता बनाया। और जो कुछ हम लोग काम कर रहे हैं वो तो उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे कर रहे हैं। और उन्होंने जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डीएनए वो बना के गए हैं, हम तो उसी को फॉलो करते हैं। जी। तो ये दिस इज हाउ प्रभात बहुत ही। प्रकाशन वाज इंस्टेंटेड। और वो हमेशा से, वो अभी 2000 1.5 साल पहले ही गए हैं। ही वाज 93 व्हेन ही पास्ड अवे, एंड टिल लास्ट डे ही वाज वर्किंग इन ऑफिस। वो आखिरी दिन तक ऑफिस में काम कर रहे थे। वो इस अवस्था में भी, 90 साल की अवस्था में, बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के थे। उनकी सोच हमेशा ये थी कि जो भी साहित्य हम प्रकाशित करें उसका कोई कारण होना चाहिए। जी। मतलब यूं ही नहीं कोई भी किताब आप छाप दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक किताब हम लोगों ने छापी, तो पिताजी को पता लगा कि ये किताब छपी है। तो उस समय पिताजी उतना एक्टिव नहीं थे, पर उनको मालूम रहता था कि क्या छप रहा है। तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि ये तुमने किताब क्यों छापी, इसकी क्या जरूरत थी, बहुत लोग छापते हैं किताब। तो मैंने कहा भाई मार्केट से डिमांड आ रही है, इस तरह की पुस्तकों की जरूरत है, हर फैमिली में पुस्तक जाती है। कह रहे नहीं, ये कोई बहुत बड़ा कारण तुम नहीं बता पाए, हम सेलिंग पे नहीं जाएंगे, जो मार्केट में बिकेगा अगर वो छापेंगे तो प्रभात प्रकाशन की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। हमको वो छापना है जो मार्केट से अलग हो, और जो हम पाठक के लिए पैदा कर सके। पुस्तक का नाम था गर्भावस्था में स्वस्थ कैसे रहें। तो उनकी एक अपनी सोच थी, उन्होंने कहा ये ऐसा कुछ कंट्रीब्यूटरी नहीं कर रहे हो तुम इसके अंदर, इस तरह की पुस्तकों में।
तो वो बहुत समझाते भी थे। एक बड़ा अच्छा वाक्य बता मुझे याद आता है, एक पुस्तक हमारे यहाँ छप के आई थी, झटपट अंग्रेजी कैसे सीखें। हम्म। तो पुस्तक छप के आ गई, काफ़ी बिक्री भी हो गई और वो हमारी नंबर 1 बेस्ट सेलर थी। तो पिताजी ने तो मुझे बुला के पूछा कि इसका नामकरण किसने किया, लेखक ने किया या तुम लोगों ने किया? मैंने कहा हमने किया। तो उन्होंने कहा समझाता हूँ, सुनो। उनका हमारे प्रोफेसर बनर्जी थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, एंड व्हेन ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60, उसमें 60 साल की होती थी प्रोफेसर में, उसके जी। बाद भी वो पढ़ाने आते थे और उनकी क्लास में हुजूम रहता था, मतलब एक सेक्शन ही 2-3 सेक्शन के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे और वो कहते थे कि बॉयज आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश एंड टिल माय डेथ आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। तो वो कहते थे कि वो उनका वो सही थे या तुम सही हो, तुम 30 दिन में अंग्रेजी कैसे सिखा सकते हो। जी। तो ये एक तरीके से उन्होंने पूरा हमको बांधा हुआ था कि हम कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चले। उन्होंने कहा प्रकाशन करना है तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वरना छोले भटूरे बेच सकते हो, रेस्टोरेंट चलाओ, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लो, अगर प्रकाशन का काम करना है तो बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। हाँ, और आज भी हम बिकॉज कोई पुस्तक करते हैं, कोई कारण होता है उसके पीछे कि हम पुस्तक ऐसे नहीं छापते हैं। क्योंकि किताब की जो विषय वस्तु है और जो किताब का शीर्षक है वो काफी मेल खाना चाहिए, और उसका जो पूरा आधार संरचना है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम वो किताब क्यों छाप रहे हैं और उसके पीछे पाठक हाँ, कितने उससे प्रभावित होंगे। और उससे बड़ी बात ये थी कि क्या समाज में उसको क्या, आप समाज में उसका क्या संदेश देंगे, समाज में क्या जी। कंट्रीब्यूशन है। प्रभात जी। प्रकाशन किस लिए याद किया जाएगा कि केवल इसलिए कि किताब की 10,000 कॉपीज आपने बेच दी इसलिए नहीं, हम्म। कि आपने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी इसलिए नहीं याद किए जाएंगे, आपने किस तरह का प्रकाशन किया, क्या पुस्तकों के लिए आप याद किए जाएंगे। तो ये उनका बहुत आग्रह होता था, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि पीयूष जी आप लोग काफी सालों से प्रकाशन में हैं, प्रकाशन के क्षेत्र में हैं, तो आपको अब क्या लगता है कि बुक लवर्स जो हैं उनका परसेप्शन बुक्स को लेकर के कितना चेंज हुआ है? अभी बुक लविंग बुक जो लवर्स हैं बहुत बढ़ गए हैं। मतलब देखिए इसमें 2-3 मुख्य कारण हुए। ऐसा लगता है कि जो सरकार ने एडल्ट एजुकेशन में जो 90s में और अगली 2000 के अंदर जो पैसा डाला था, बहुत बड़ी संख्या में एडल्ट एजुकेशन के अंदर, उसका परिफ्रूट हुआ कि लोग पढ़ने लगे हैं अभी। फिर डी पेनिटेशन ऑफ इंटरनेट ने बहुत बड़ा काम किया है। हम अभी तक पाठकों के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, बहुत सारे कारण थे उसके, कितने बुक फेयर ऑर्गेनाइज कीजिएगा, कितनी बुक शॉप रखिएगा। पर आफ्टर एडवेंट ऑफ अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड अदर चैनल्स, हम देखते हैं हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन के, तो वो उसमें पिन कोड हम देखते हैं तो उड़ीसा के किसी गांव से लोग हिंदी की किताबें पढ़ रहे हैं, मणिपुर के लोग हिंदी की किताबें पढ़ रहे हैं। तो जी। अब एक ना पढ़ने की एक होड़ मच गई है। और कभी ये कहा जाता है कि हिंदी की किताबें नहीं बिकती। आज अगर मैं आपसे कहूँ हिंदी किताबें नहीं बिकती तो बहुत गलत होगा मेरे एंड पे। हिंदी किताबें बिकती हैं, आपको बेचना आना चाहिए, और देयर आर ट्रिक्स एंड देयर आर मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग ऑन इट। और बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज आजकल उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड टू एन एक्सटेंट हम भी उसमें कामयाब हुए हैं कि हम लोगों ने जो ग्लास सीलिंग है सेल्स की वो तोड़ दी है। जी। मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह सकता हूँ कि हम लोग को वेरी सेटिस्फाइड इन द सेल्स नंबर्स, कि कुछ हम अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, और हिंदी का जी। पाठक बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। अब आप देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हिंदी की मार्केट जिस स्पीड से बढ़ रही है, हिंदी के पाठक जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, कि टाइम्स नाउ के चैनल पे भी मॉर्निंग में 10 बजे एक टाइम्स नाउ 1 घंटे का हिंदी का एक शो आता है। जी। टाइम्स नाउ इंग्लिश का है। तो हाँ ये जी। हिंदी को बड़ी लोग घृणा की भावना से देखते थे। और हमारे पिताजी का हमेशा ये सपना था कि हिंदी को क्यों उतना लोग को सेकेंडरी ट्रीट करते हैं, क्यों हिंदी नंबर 1 नहीं बन सकती है। और मुझे लगता है जो जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं अगले 4-5 सालों में, हिंदी बहुत बड़ी भाषा बनने वाली है। और अभी भी विश्व की तो नंबर 3 लैंग्वेज है इस समय, आज के समय में। और कोई बड़ी बात नहीं कि नंबर 2 भी हम बन जाए कभी। तो हमको गर्व होगा, आपको, हमको आने वाले जनरेशन के लिए, जी, कि हम जरूर लोग हिंदी होगा। में काम हम करें। सब हिंदी भाषी हैं और हमें अपनी भाषा को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए और इसी पे गर्व भी करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो हमारा, हमें उसे सब बातें पे रखना चाहिए, मुझे हमेशा ही ये लगता है। अंग्रेजी आनी जरूर चाहिए, बट जी जैसे पहले बोला भी गया है कि माता और मातृभूमि सबसे बढ़कर है, तो मैं जी। उसी में थोड़ा ऐड करके ये बोल सकती हूँ कि भाषा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, यस क्योंकि यस हम यस, वही बिल्कुल अपनी भाषा। माता से सबसे पहले सीखते हैं। आप देखिए, मैं अभी कभी किसी से बात कर रहा था, हम लोग, मैं किसी एक पर्टिकुलर एक मैनेजमेंट की थ्योरी होती है एनएलपी, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जी। 1 और 2 जून को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसराइल में, वर्ल्ड वाइड एनएलपी की, तो मैं भी उसमें हम्म। पार्टिसिपेंट हूँ। जी। तो उसमें बात ये थी कि उसमें 70% जो लोग हैं वो हिब्रू, जो इसराइलीज हैं,
और वो सब हिब्रू हिब्रू बोलते हैं। तो किसी ने कहा कि यार ऐसा कैसे हो गया कि इजराइल अभी भी हिब्रू को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वहाँ पे ये कहा गया सभी वक्ताओं को कि आपको सभी लोगों को थोड़ा स्लो बोलना है, सो दैट द ट्रांसलेटर कैन ट्रांसलेट इन द हिब्रू। तो मैंने कहा कि यही विशेषता है जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना, जापान, फ्रेंच, किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, इसराइल, ये सभी लोगों ने अपनी भाषा को पकड़ के रखा और अपनी भाषा जी। से ही साइंस का विज्ञान विस्तार किया। आज अगर गांवों में जो टैलेंट है हमारे भारत के, यदि वो अंग्रेजी के ऊपर कंट्रोल होता उनका, या अंग्रेजी वो लोग उनकी स्ट्रांग होती, तो आपके आईआईटीज और मेडिकल्स में कोई जरूरी बड़ी बात नहीं है कि वो गांव के लोग नहीं पहुंच सकते थे। जरूर है। आपके बिहार से सुपर 30 का आप एग्जाम्पल देखते ही हैं, सुपर 30 के जितने भी बच्चे जाते हैं वो सब बहुत ही मॉडल, बहुत ही छोटी फैमिली से आते हैं, जी। फाइनेंशियल वीक सेक्शन से आते हैं, पर वो किसी भी, उनकी जो धार है, जो उनका तेज है, वो किसी से कम नहीं है। और वो सारे पैरामीटर्स पे खड़े उतर के, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो आईआईटी क्रॉस किया, उन्होंने सुपर 30 से निकले और आईएएस बने बाद में, हम्म। एंड दे डूइंग वेरी वेल। सो लैंग्वेज, हमारी हिंदी लैंग्वेज थोड़ी सी अगर टेक्निकली और स्ट्रांग हो जाए, हम जिस दिन मेडिकल और आईआईटी हिंदी से कराने लग जाएंगे, तो इस देश की बहुत विचारधारा एकदम बदल जाएगी। इसमें मैं एक अलग से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन रेज कर दिया है। हम हिंदी को सहज और सुलभ क्यों नहीं रखते हैं? हमने एक अलग से एक वर्ड डाल दिया है, राजकीय भाषा। हमारा वही जो गवर्नमेंट का काम है वो राजकीय भाषा में होता है। तो वो हिंदी हम बहुत सुलभ क्यों नहीं रखते कि सर्वजन के पढ़ने लायक वो हो और समझने लायक भी हो? देखिए, यही बात है कि हम लोग ना, जो हिंदी के जो लोग क्रोधा लोग हैं, वो भी सोचते हैं कि इंग्लिश यदि उसमें आ जाएगी तो हिंदी का नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हिंदी को सर्वव्यापी बनाने के लिए अगर जैसे आज हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम भी हिंदी के किताबों के अंदर, मेरे पास कोई किताब यहाँ संस्कृत नहीं है, हम बहुत सारे हिंदी की किताबों में इंग्लिश का टाइटल यूज करते हैं। मान लीजिए हम्म। हमारी किताब है जिसका इंग्लिश नाम था द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमने हिंदी वर्तनी में उसको, हिंदी लिपि में लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखा किताब का। जी। तो दिस नथिंग रॉन्ग इन इट। जो पाठक है वो अपने आप को कनेक्ट तभी कर पाता है जब वो भाषा को समझता है, उसके ज्ञान को समझता है। मैं ये तो हिंदी देखती हूँ की, कि यहाँ तक कि निम्न वर्ग के लोग भी अपनी आम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश शब्दों का आजकल बहुतायत से प्रयोग करते हैं। हाँ, पर इट्स अदर वे राउंड है। पर आप देखिए, एक और आपको मैं फर्क बताता हूँ। आपने अनेक बार हिंदी के अखबारों में अंग्रेजी की पुस्तकों की समीक्षा देखी होगी, और जी। क्या कभी किसी अंग्रेजी के अखबार में आपने हिंदी की पुस्तक की समीक्षा देखी? कभी नहीं। नहीं, तो कभी नहीं। ये जो सौतेला व्यवहार है, ये अंग्रेजी की तरफ से होता है। हिंदी तो फिर भी बहुत जननी है, बहुत व्यापक है, और सबको अपने साथ संभाल लेती है। और जी। संभाल लेने वाली भाषा को अगर हम टेक्निकल रूप में यूज करेंगे, मैं फिर वापस उस विषय को लेकर आ रहा हूँ कि जो टैलेंट है, वो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, केवल भाषा के कारण से लोग पिछड़ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाषा के कारण से पिछड़ जाता है। जिस दिन वो गैप पूरा हो गया, हमारी इंजीनियरिंग को, मेडिकल को हम लोगों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि मुश्किल नहीं है, किया जाए तो हो सकता है। अगर इसराइल कर सकता है, चाइना कर सकता है, जापान कर सकता है, रशिया कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जरूर। और उसके लिए अभी से प्रयास शुरू होंगे तो 10-15 सालों में उसका जाके रिजल्ट आना शुरू होगा। मैंने एक बार सुना था कि कोई फ्रांस गया था, तो फ्रांस के लोग स्पेशली जानबूझ कर, जो मैंने सुना है कि वहाँ के लोग फ्रेंच में बात करना पसंद करते हैं, बकायदा इंग्लिश में, क्योंकि वो उसमें वो ही क्या, अपना गर्व मानते हैं। जी जी, ये जापान में भी यही बात है। हमारे कुछ लोग जी। जापान होके आए हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कि आप, अगर आप तीन, वो पूछते हैं अगर आप टूरिस्ट हैं तो कोई बात नहीं, पर इफ यू हेयर फॉर सम टाइम, लाइक इफ यू आर देयर फॉर 3 or 4 months, तो दे एक्सपेक्ट यू टू लर्न जापानीज एंड देन टॉक टू देम इन जापानीज लैंग्वेज। तो ओह। वो इतना भी फर्क जानते हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप किसी असाइनमेंट पे यहाँ पे कुछ कारण से यहाँ रुके हुए हैं कुछ लंबे समय के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जापानीज भाषा सीखें। इसलिए ये जरूरी है कि अपनी भाषा का सम्मान किया जाए, और उससे भी उतना ही दर्जा दिया जाए जितना हम अन्य विदेशी भाषाओं को दे रहे हैं, है ना? जी। तो पीयूष जी, एक हमारा, क्वेश्चन इस बीच में और राइज होता है कि आपने इस कोरोना काल में क्या ये पाया कि पाठकों की संख्या में इजाफा हो रहा है? निश्चित तौर पे पहले लॉकडाउन में और सेकंड लॉकडाउन में फ़र्क ये है, पहले लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स के कारण से सभी चीज़ों को बंद कर दिया था। ई कॉमर्स में बुक्स को भी उन्होंने नॉन एसेंशियल आइटम में रखा था, तो बुक्स की डिलीवरी नहीं हो रही थी। पर इस लॉकडाउन में जो बुक्स की सेल है वो 3 टाइम्स बढ़ गई, ऑनलाइन बुक्स की सेल, क्योंकि सभी स्टोर्स बंद थे, सभी शॉप्स बंद थी। तो पाठकों को यदि बुक्स की ज़रूरत थी, तो ऑनलाइन लगातार काम हो रहा था, ऑनलाइन और ई बुक्स, ऑनलाइन ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स।
और कंटेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए क्या है कि इस समय ना पब्लिशिंग बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। अब पब्लिशिंग धीरे धीरे केवल किताब वाली पब्लिशिंग नहीं रह गई है। अभी जो पब्लिशिंग हो गई है वो वेब पब्लिशिंग हो गई है, अभी वो ऑडियो पब्लिशिंग हो गई है, जी अभी वो व्हाट्सअप पब्लिशिंग हो गई है, इंस्टाग्राम पब्लिशिंग हो गई है। तो पब्लिशिंग के बहुत सारे ना कंटेंट बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि कंटेंट को किस तरह से परोस के आप प्रस्तुत करते हैं। आज के समय हम मुंबई की 3 बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं जो हमसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्मों जो सामग्री ले रहे हैं, हमारी बुक्स के ऊपर ओटीटी पे बन रहा है जी। और वो लोग फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग हैं क्योंकि वो लोग जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो बड़े फाइनेंसर्स हैं, बड़े उनके साथ प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। और वो लोग को कंटेंट की बहुत कमी हो रही है। अभी मेरी कल किसी मित्र से बात हो रही थी पटना में, तो उन्होंने बोला कि पीयूष जी इस लॉकडाउन में तो ये हाल हो गया है कि नेटफ्लिक्स और प्राइम के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है वहाँ पे नया मसाला कब आने वाला है, जो उनको देखना है। सो जी मीन्स इतना कुछ कंटेंट आने के बावजूद भी कंजम्पशन लोगों की बहुत बढ़ गई है। हर तरह की कंजम्पशन बढ़ गई है, यूट्यूब पे कंजम्पशन बढ़ गई है, ऑडियो में कंजम्पशन। देखिए कभी हमने सोचा नहीं था कि ऑडियो बुक्स इतनी बन सकती हैं और इतनी बिक्री हो सकती है। जी। आज हम लोग 7 ऑडियो वर्टिकल्स के साथ काम कर रहे हैं। ओके। ऑडिबल ऑडिबल है, कोबो है, गूगल प्ले है, आई बुक्स की ऑडियो बुक्स बन रही हैं, कुकू एफएम है, स्टोरी टेल है, प्रतिलिपि है। तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑडियो बुक्स को बना रहे हैं और नित प्रतिदिन नई नई कंपनियां आ रही हैं जो ऑडियो बुक्स की कंजम्पशन को बढ़ा रही हैं। तो ये ऑडियो बुक्स से भी मुझे लगता है लोग अपने को जोड़ पाते होंगे कि बाय चांस आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपने उसको सुन लिया और आपको पूरा जो मकसद है बुक का, वो जो पूरी कंटेंट है वो समझ आ जाती है और आप उसको मिस भी नहीं करना चाहते। मिस भी नहीं करना चाहता। और सभी सभी अगर आप ऑडिबल को देखें या स्टोरी टेल को देखें तो इतने अच्छे उनके पैकेजेस हैं, इतने सुलभ पैकेजेस हैं और पाठक के लिए बड़ा यूज़फुल है। आपके पास समय रहना चाहिए कि उसको आप सुन के कंजम्पशन कितनी कर सकते हैं। एक समय था कि हम अपने पिताजी को केवल अखबार पढ़ के पूरी एडिटोरियल पढ़ते थे। तो एकमात्र माध्यम अखबार होता था या टेलीविज़न बहुत बाद में आया। अब जी टेलीविज़न अखबार बहुत कम पड़ गए। यूट्यूब को अगर आप देख लीजिए, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए तो आपको पूरे दिन न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो कुछ मुझे खुद भी हाँ, लगता है कि अगर आप मोबाइल पे हमेशा ही मौजूद हैं तो उस मौजूदगी में आपको हर आधे घंटे में कोई ना कोई न्यूज अपडेट मिलती रहती है, तो आपको अलग से टीवी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो पब्लिशिंग में एडवांटेज हुआ है वो है स्मार्टफोन्स का, क्योंकि एवरी हम्म हैंड हैज़ अ स्मार्टफोन इन द हैंड्स। हम्म सो वो पाठक है, वो सारे लोग हमारे पाठक हैं। अब ये हमको देखना है कि कैसे उन तक पहुंच सकते हैं। ई बुक्स में फॉर्म सकते हैं। हम आजकल 5 रुपए की 6 रुपए की ई बुक्स बना के बेच रहे हैं, हम्म। 3 रुपए की ई बुक्स बना के बेच रहे हैं। तो ये कंजम्पशन लोगों को कैसा है कि लोग कितना कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है या कम समय है तो आप मान लीजिए कोई मुकेश अंबानी के बारे में पढ़ना चाहता है, शॉर्ट किताब है, 16 पेज की किताब है, मात्र 5 रुपए की है, आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर डाउनलोड कीजिए, पढ़ हाँ, लीजिए, बहुत एक अच्छी फीजिबल है। बहुत feasible है। तो इस तरह की काफ़ी हाँ, चीज़ें और उपलब्ध हैं। ऐसी किताबें पढ़ करके आई गेस हम अपने आने वाली जो पूरी जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम प्रेरित भी कर सकते हैं कि बहुत लंबा नहीं पढ़े। यू हैव अ स्मॉल गैप ऑफ टाइम, आप उसी में पढ़ करके कुछ सीख लीजिए, कुछ जानकारी हाँ, हासिल कर लीजिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है ना, इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी ये रही है कि यहाँ कभी भी पठन रुचि को बढ़ाया नहीं गया। जो जी। सरकार का काम था या लीडरशिप का काम था, उन्होंने उस तरह से उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। हम्म। हमारे यहाँ पे अभी भी पुस्तक संस्कृति उतनी डेवलप नहीं हो पाई, हिंदी में नहीं। खास तौर से कम 2 लैंग्वेजेज ऐसी हैं, मराठी और बांग्ला, जहाँ पुस्तक संस्कृति बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हो गई है। मराठी में संस्कार इतना बड़ा है कि यदि कोई गिफ्टिंग होती है तो सबसे अधिक किताबों की गिफ्ट करते हैं लोग, पुस्तकें भेंट करते हैं। और ये बंगला में भी है। बंगला में प्राइसिंग बहुत कम होती है। जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनमें सबसे कम जो प्राइसिंग होती है वो बंगला में होती है, और वैसा क्योंकि कहा उनका भी फ्रेंच। गया है कि बंगाली समुदाय काफी पढ़ा लिखा है और काफी समय से आगे चलता रहा है। वहां पे और पढ़ाई इस लिखाई का बहुत महत्व भी है। और देखिए इसी कारण से वो लोग आगे हैं, उनके पास एक मासिक बजट होता है कि हमको बुक्स के ऊपर इतना कंज्यूम करना है। अब वो चाहे अगर उस महीने किसी कारण से किताबें नहीं ले पाए तो उसको हम्म आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। फिर वो लोग अगस्त ऑनवर्ड, जनवरी में जो कलकत्ता में सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगता है तो उसका इंतजार करते हैं। अगर आपने कलकत्ता का पुस्तक मेला नहीं देखा, देन आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय पब्लिशर फ्रेंड सम अर्ली 2000 में, तो उन्होंने कहा कभी पीयूष तुम कभी कलकत्ता बुक फेयर गए हो? मैं कहा नहीं। They कह रहे you need cease to be a publisher if you do not have you haven't seen the Calcutta book fair। तो मैं वहाँ गया और पहली बार जो मेरा अनुभव था कलकत्ता बुक फेयर का वो अमेजिंग था। वो पहला इतना दृश्य है कि हर स्टॉल के बाहर
500 मीटर की 600 मीटर की लाइन लगी हुई है, वहाँ शटर बंद कर, अच्छा क्या है वहाँ जो स्टॉल्स हैं इस तरह से बने होते हैं कि शटर बंद कर देते हैं, एंड दे वांट द ऑडियंस टू बी इनसाइड, एंजॉय द रीडिंग, फ्लिप थ्रू द ओह, बुक्स। ऐसे नहीं कि वो धक्कम पेल से उनको आगे निकालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब आपके पास 10 मिनट का समय है, आप पढ़ लीजिए किताबों को, फिर अगला लॉट अंदर आएगा। तो वो देखा, उसके बाद तो एकदम परिवर्तन हुआ कि ये कितनी बड़ी सोच है। तो बंगला, मराठी बहुत अच्छी लैंग्वेज डेवलप हुई है। हिंदी अभी उतनी नहीं हो पाई है, पर अब होनी शुरू हो गई है, पर और संभावना बहुत है। जितनी बड़ी भाषा है और जितनी व्यापकता से बढ़ रही है भाषा, अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ रही है, पुस्तकों की संख्या भी अब बढ़नी शुरू हो गई है, एंड द गोल्डन पीरियड इज येट टू कम, इट्स कमिंग वेरी सून। मुझे इसी में थोड़ा सा एक हमेशा आश्चर्य लगता है कि हमारा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इंडिया का खासकर से, वो हिंदी में तो बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ही जी। ज्यादा आगे है। जो हमारे सुपरस्टार्स हैं ये सब जो है उनके मूवीज हिंदी में ही है। बट जब आप उनके इंटरव्यूज देखने जाते हैं तो उनके इंटरव्यूज मोस्टली इंग्लिश में होते हैं। तो वो अपनी भाषा को कितना हे समझते हैं या सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। उसमें मेरे को और बात है जो मुझे समझ में आई आफ्टर पब्लिशिंग एक्सपीरियंस, कि दो चीज़ों में वी हैव ऑलवेज फेल्ड। मैं आपको रिपीट करता हूँ, जी। cricket publishing biographies of cricketers and publishing biographies of the film stars, we have always failed, हम्म। no matter करेक्ट। how the, because I've never able to collect this कि ये क्यों ऐसा होता है कि दिलीप कुमार की बायोग्राफी को लोग नहीं पढ़ना चाहते, शाहरुख खान की बायोग्राफी को लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसमें लॉजिक क्या होता है कि भैया 300 रुपए की किताब खरीदेंगे, 300 रुपए में तो जाके मूवी नहीं देख लेंगे शाहरुख खान की। जी। तो वो ऑडियंस का मिसमैच भी है, जो मूवी देखने वाले हैं वो किताब पढ़ने वाले नहीं है वो। तो जो बहुत कॉमन छोटा सा एक वो है। मेरा आगे का क्वेश्चन भी सही नहीं था कि हर किताब खरीदने वाला व्यक्ति क्या पाठक है और हर पढ़ने वाला व्यक्ति क्या किताब खरीदता है, इनमें हाँ, क्या सामंजस्य है? अब उसमें मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे देखिए दो बातों में परिवर्तन हुआ। एक समय था जब हम लोग अपने ड्राइंग रूम्स में किताबों को सजाते थे, कॉफी टेबल बुक्स ला के रखते थे। अब वो धीरे धीरे वो प्राय समाप्त होते जा रहा है कि ना तो इतने बड़े घर हैं लोगों के पास स्पेस बहुत कम है। तो जो एक्चुअल पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो आज भी वही किताबें अपने यहाँ रखते हैं, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट बुक्स। आप उनसे उनकी जान मांग लीजिए वो दे देंगे, पर किताब मांगेंगे तो वो आपकी जान ले लेंगे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, तो जी। कहेंगे मोस्ट वेलकम, आपको किताब मेरी पढ़नी है, आप यहाँ बैठ के पढ़ लीजिए, मैं किताब में आपको ले जाने के लिए शेयर नहीं करूंगा। तो हाँ। यानी कि उनके जीवन में किताबों का इतना महत्व है, हर किताब को वो क्रोनलाइज करके करते। अभी हमारे पिताजी के बहुत बड़े मित्र थे और समाज सेवी थे, प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी। तो जब दिवंगत हुए तो उनके 3 रूम के फ्लैट में से 2.5 रूम में सिर्फ किताबें थी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को उन्होंने बाद में पूरी एक लाइब्रेरी डोनेट कर दी, और उसमें सब पुस्तकें इतिहास संबंधित, हिंदी और इंग्लिश की। और वो इतनी रिच हो गई लाइब्रेरी। तो कुछ लोग कि अपने किताबों के प्रति उनकी लाइफ होती है, मतलब वाइफ के बाद वो किताबों का नंबर आता है, वो बोलते हैं हम आप कुछ भी ले लीजिए और किताबों की बात कीजिए। पर हाँ, एक और चीज़ है, अब एक नया देखिए, अगर मैं जानता कि आप ई बुक्स के एक प्लेटफॉर्म को जानते हैं, किंडल एक प्लेटफॉर्म है ई बुक्स का। किंडल तो जी। उसमें हाँ, उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल है, उसके अंदर केयूपी प्लान होता है, किंडल अनलिमिटेड प्लान है। तो अगर आप 150 रुपये महीना दीजिएगा तो आप 10 ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं अच्छा। 150 में। और अगर आपने 10 में से मान लीजिए 2 आपने पढ़ी और आपको लगा नहीं ये मेरे टेस्ट की नहीं है, तो 2 आप वापस करके 2 नई किताबें और ले लीजिए, या ओह, 2 आपने पूरी। तो आप, आपके ऊपर एक है कि आप कितनी लाइब्रेरी की तरह किताबें, हो गया। हाँ आप कितनी पढ़ सकते हैं। तो अब वो धीरे धीरे लोगों को लग रहा है। मैं हमेशा मेरे पास एक ये किंडल का डिवाइस रहता है, ये फायर है किंडल का, और ये इस पे अनलिमिटेड पुस्तकें हैं। जी। तो अब पर जो पुराने पढ़ने वाले लोग हैं मेरे टाइप के, वो अभी भी किताब फिजिकल पढ़ना चाहते हैं। पर कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी किताबों को ना हमको रेफर करना पड़ता है, सिर्फ 20-25 पेजेस हमको रिव्यू करने पड़ते हैं कि वेदर वी हैव टू गो फॉर अ ट्रांसलेशन और नॉट। तो उसके लिए हम किताबें खरीदते नहीं है, फिर वो किंडल में काम आता है कि आपने 20 पेज पढ़ लिए उसके अंदर, और सब्सक्रिप्शन मॉडल में हो जाता है, इसलिए वो चुपता नहीं है हम्म। किताबों का आना करना। तो पर निश्चित तौर पर रीडरशिप बढ़ी है, शोमैनशिप रीडरशिप के बारे में खत्म हो गई है, और नए नए मॉडल आ रहे हैं, तो लोग पढ़ते हैं, तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ गया है पढ़ने का। क्योंकि पीयूष जी एक एक दूसरा क्वेश्चन। आसान हुआ ना, दूसरा आसान हुआ कि हर आदमी को किंडल लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो स्मार्टफोन है वो अपने आप में सफिशिएंट है कि आप किंडल आप उस पर पढ़ सकते हैं। जी।
हाँ, पहले आज से 10 साल पहले जो मोबाइल था और आज के मोबाइल में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे परिवर्तन तो आ ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक मोबाइल अपने में सब कुछ है, पूरा सफिशिएंट है, इसलिए इसको स्मार्टफोन सफिशिएंट कहते है। हैं। जी। जी। मेरा अगला क्वेश्चन पीयूषी ये है कि लिखना जो है वो हर किसी की बस की बात नहीं है। इफ आई से, हो सकता है कि ये बहुत आम बात भी है और हो सकता है कि बहुत कठिन बात भी है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हर दूसरा व्यक्ति जो है आज वो लेखक बनना चाहता है, और हर तीसरा व्यक्ति जो है वो बेस्ट सेलर बनना चाहता है। तो लेखक की संख्या में तो इजाफा हो रहा है, पर मुझे लगता है कि पाठकों की संख्या में इतना इजाफा नहीं हो रहा है। आप इस पे क्या अपना प्रकाश डालेंगे? देखिए, दो तरह है। एक तो फेसबुक ने बहुत सारे लेखक पैदा किए, ये आप भी जानते हैं। सबसे जी। अधिक अगर लेखक किसी ने पैदा किए तो फेसबुक ने किए। जी। एक समय था कि आपकी 4 पंक्तियां ले ली, मेरी 4 पंक्तियां ले ली और किसी तीसरे व्यक्ति ने उसकी कविता बना दी, फेसबुक पे लगा दी और बाद में आप झगड़ा करते रहिए। तो एक वो समय था। पर निश्चित तौर पे मेरी जानकारी में मैं आई नो कम एटलीस्ट 10 कोचेज हु प्रीच एंड टीच हाउ टू बिकम एन ऑथर। हम्म। तो उनका कहना ये है कि अगर आपने पेन आपके हाथ में है और आप किसी भी 2 भाषा, अंग्रेजी हिंदी आप जानते हैं, तो लेखक बनाने की 30 दिन के अंदर गारंटी हमारी है। तो ऐसी किसी वर्कशॉप में मैंने पाया कि वो एक स्ट्रक्चर बना के आपको देते हैं, आपके भावों को। क्योंकि देखिए, जीवन में क्या है कि हर आदमी को लगता है कि जब तक हम, और आप तो शायद इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए इसलिए हमको बहुत आसान लगता है, पर जो लोग इस इंडस्ट्री के लोग नहीं है, बियॉन्ड दिस, दे फील बिकमिंग एन ऑथर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और ऑथर बनना मुश्किल काम है। और ऑथर यदि बनने का प्रोसेस पता लग जाए तो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डोपामाइन उनको मिलता है कि यार, मैं एक ऑथर बन गया हूँ या बनने वाला हूँ, मेरी पुस्तक अमेजोन पे किंडल पे आ गई है। जी। तो उस तरह के कोचेस आ गए हैं। तो पर अगर लोग लिखें, लोगों के पास भाव हो, कलम हो, पर उसके पास साथ में एक बहुत बड़ा उसमें केवेट लगा हुआ है, वो ये है कि आपके पास संपादन पुस्तक का करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि जी। जो आपने लिख लिया, पाठक उसको नहीं पढ़ना चाहेगा जब तक कि उसको लिए उसमें सजावट ना हो, उसके हाँ, अंदर रोचक शब्द तथ्य ना। वाक्य विनाश ना, तथ्य ना हो, उसके अंदर गड़ा हुआ ना हो, उसके अंदर फैक्चुअल मिस्टेक्स ना हो, टाइपो एरर्स ना हो। क्योंकि आप अपने किसी विषय के जानकार हो सकते हैं। एक नया आपको जानकारी के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, एसएमईज, जी। तो जितने एसएमईज हैं उनमें एक भेड़चाल हो गई है कि वो अपने प्रोडक्ट की नॉलेज की जानकारी के लिए एज अ विजिटिंग कार्ड पुस्तक को बनाते हैं। हम्म। मैं बाथरूम फिटिंग्स का मैन्युफैक्चर हूँ, तो उन्होंने किताब एक ली थी बाथरूम बाथरूम फिटिंग्स के ऊपर। तो वो सब्जेक्ट एरिया के एक्सपर्ट हो गए। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लेखन बनने की है, तो उसके अंदर किंडल किंडल ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। किंडल के यहाँ हर महीने करीब 2000 नए ऑथर्स आ रहे हैं, हर महीने, हिंदी इंग्लिश के अंदर, भारत के अंदर। जी। तो आप सोचिए कितने पूरे वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क है, कितने नए ऑथर्स बन रहे हैं। तो ऑथर्स, पहले क्या था, लिमिटेड पब्लिशर्स थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। अभी तो आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपने किताब लिख दी, अगर किताब प्रिंट फॉर्म में भी नहीं है तो किंडल में तो उपलब्ध है हमेशा के लिए। तो ये जी। एक नया पाठकों के लिए नया एक वर्टिकल खुल गया है। तो पाठकों की संख्या बढ़ रही है। पर निश्चित तौर पे जो बड़ी चिंता का विषय है कि लेखकों की संख्या बढ़ रही है, पाठकों की संख्या नहीं बढ़ रही। जी। क्या होगा यदि, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत की जो पर पर्सन कैपिटल बुक्स कंजम्पशन है वो 0.25 बुक है पूरे भारत की, जी। और यूरोप के अंदर वो 3.5 बुक है। तो हर व्यक्ति प्रति महीने 3.5 किताब कंज्यूम करता है, भारत के अंदर 0.25 करता है। और 0.25 जब ये तब आ रहा है जब उसमें टेक्स्ट बुक शामिल है। तो अभी भारत को बहुत लंबी दूरी तय करनी है, हम्म। पर होगा धीरे धीरे उसके साथ करनी। जी। ये तो काफी बिजनेस रिलेटेड बातें हो गई। पीयूष जी को पर्सनली कौन सी पुस्तक सबसे ज्यादा पसंद है, जो वो हमेशा पढ़ना पसंद करते हैं? और अगर आपके पास ऐसी कोई पुस्तक अभी अवेलेबल है, तो आप क्या अपने पाठकों को उसमें से कुछ चंद लाइनें सुनाना पसंद करेंगे? एक पुस्तक मुझे, मैंने डॉक्टर कलाम के साथ 10 साल काम किया। एक जी। पुस्तक उन्होंने मुझे दी थी, पॉलो कोएल्हो की एल्केमिस्ट। जी। उन्होंने मुझे बोला था कि ये पुस्तक अगर तुम हिंदी में प्रकाशित करो, तो अनफॉर्चुनेटली हमको हिंदी के राइट्स नहीं मिले, किसी और प्रकाशक ने छापी, और कमलेश्वर जी ने उस पुस्तक का अनुवाद किया था। जी। और वो बेहतरीन पुस्तक है, और कभी मौका लगे तो आप भी जरूर पढ़िएगा। जरूर। मेरे पास एक पुस्तक है, बिलीव एंड अचीव। ये जी। पॉल हाना की बुक है, और ये जी। 2008 की प्रकाशित, 1998 की प्रकाशित है। और मैं जब किताब लेता हूँ तो उस पर एक डेट डाल देता हूँ, तो 17 मार्च की डेट इस पे है। जी। तो ये मेरी
मेरी ये इनिशियल जो मैंने इंग्लिश किताबें मैनेजमेंट की या सेल्फ हेल्प की पढ़नी शुरू की थी, उनमें से एक है ये। और इनकी एक और पुस्तक है पॉल होना की, यू कैन डू इट। कुछ साल पहले ओके। वो पुस्तक पढ़ी थी, उसके बाद फिर यू कैन डू इट पता नहीं मेरी लाइब्रेरी में से कहाँ चलेगी, पर बिलीव इन अचीव आज भी मेरी फेवरेट है। मैं कभी भी इसको पढ़ लेता हूँ कहीं से भी, एंड आई फील सो प्राउड कि ये पुस्तक मैंने उस समय पढ़ी थी अपने बचपन के दिनों में। जी। बहुत ही शानदार पुस्तक है। तो उसमें से आप कुछ लाइंस जो आपकी फेवरेट हो, आपका जो फेवरेट हाँ पैरा हो, इस तरह से आप कुछ अच्छा। पढ़ के सुनाना पसंद करेंगे? जी, तो मैं हमेशा से फोकस के बारे में बहुत बात करता हूँ, अपने ऑफिस में भी और घर में भी। तो जी। इसमें फोकस के ऊपर एक बड़ा अच्छा चैप्टर हो सकता है, ये फोकस शब्द मेरे माइंड में वहीं से इम्बाइब हुआ हो। एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। जी। स्टार्ट टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बिकम। जी। With so much strife throughout the world created by religious differences, it's amazing to discover that the different religions have so much in common. The major commonality is that the basis of their beliefs are prayers, chants, and mantras. Now, before you think I'm getting on my high horse to start Bible bashing, reflect for a moment on why throughout the ages these basic beliefs have never changed. It's because as human beings we are built to constantly moving forward, not so much physically as mentally in that case. All of these prayers, chants, and mantras ask the person to look forward and have faith in their lives will be better. I find it interesting that all the major religions ask you to close your eyes and focus on what you want, not on what is currently going wrong in your life. You will become whatever you focus on the most, but herein lies the biggest misconception about achieving health, wealth, and happiness in your life. ओह वंडरफुल, बहुत ही बहुत ही अच्छी किताब फोकस्ड है। लाइन है और आदमी को मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी की ओर ले जाने के लिए बहुत प्रेरित करती है। बहुत बहुत और एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा पीयूष जी कि आपके प्रकाशक तो आप हैं ही, आपने कई लोगों को प्लेटफॉर्म दिया छपने के लिए, छापने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, बट आपके पर्सनली आपका फेवरेट लेखक कौन है? मेरे फेवरेट लेखक हमेशा से पॉलो कोहलो रहे हैं, आज भी वही हैं। जी, जैसा तो आपने बोला। पता नहीं वो और डॉक्टर कलाम, मैं दो ही के लिए ज़्यादा रहता हूँ मोटिवेटेड। और अभी रिसेंटली मेरे एक नए ऑथर को मैंने साक्षात्कार किया, मतलब मिला हूँ उनसे मैं। अब वो है वैक्स किंग। तो ओके। वैक्स किंग इंस्टाग्राम के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, मतलब बहुत पॉपुलर हैं। तो जी। उनकी दो पुस्तकें हम लोग कर चुके हैं, गुड वाइब्स करके, और एक नई पुस्तक पे काम चल रहा है। तो मैं ट्विटर पे उनको फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत कनेक्ट करते हैं हम लोग। कभी भी अगर मौका लगे आपके पाठकों को भी, दर्शकों को भी, तो वैक्स किंग आप ट्विटर पे फॉलो करें। एंड अ वंडरफुल अमेजिंग गाय, एवरी डे मॉर्निंग में ही गिव्स लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। तो ओके। मुझे ऐसा लगता है कि वो, और मैंने जब उनको रिव्यू किया तो काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, भारत में काफ़ी फॉलोअर्स हैं। ही इज़ वेरी यंग गाय, ही इज जस्ट 32 एंड ही ओह इज लॉट ऑफ फॉलोइंग। पीयूष जी, आप तो उस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। अभी ये कहना तो बहुत ही अतिशयोक्ति होगी, बट मुझे लगता है ये चीजें कहीं ना कहीं फैमिली में भी आ रही होंगी आप लोगों की अगली जनरेशन में, कि पढ़ना पढ़ाना और किताबों की ओर प्रेरित होना। आपके घर में भी ये सब चलता ही होगा, मुझे लगता है ये एक आम बात होगी। हाँ, जब प्री लॉकडाउन हम लोगों ने एक इसको था, अवर एल्डेस्ट डॉटर, शी इज 6 years नाउ। तो हम कोशिश करते हैं कि शाम को व्हेन आई कम होम बैक, तो आधा घंटा हम लोग बुक रीडिंग टाइम रखें, जिसमें हम फोन्स को दूर रख देते हैं। और आधा घंटा मैं, मेरी वाइफ और वो तीनों, कोई भी जो किताब पसंद हो, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहूँ तो उस आधे घंटे में कोई किसी से बात नहीं करेगा। तो हमारे पीहू को कुछ ना कुछ क्यूरोसिटी रहती है, उसके लिए आधा घंटा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पर हमको ये लगता है कि धीरे धीरे उसको वो इम्बाइब हो रहा है उसको माइंड में, कि किताब, उसको ये समझ में आ रहा है कि बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बुक रीडिंग एंड बुक बाइंग, वी आर ट्राइंग टू गो टू अ बुक फेयर फॉर लास्ट 2 years नाउ, कि बुक फेयर जाए और किताबें वो खरीदे, अपने मन से किताबें खरीदे, उसको एक अभ्यास पड़ जाए। क्योंकि बच्चों को हम देखते हैं अब किताबें खरीदने का अभ्यास नहीं है, उनको लगता है कि किताबें खरीदना बड़ा गैर जरूरी है। और शायद ये पेरेंट्स से आता होगा। अगर पेरेंट्स जिस काम को ज़्यादा करेंगे, अगर हम योग ज़्यादा करेंगे तो बच्चे योग को फॉलो करेंगे, जैसा खाना हम खाना चाहेंगे बच्चे भी वैसा खाना खाते हैं। तो यदि हम पढ़ेंगे और उसको बताएंगे कि सच एन इम्पॉर्टेंट टाइम, तो बच्चे भी किताबों को पढ़ेंगे निश्चित तौर इन सब पर। के मैं तो हमेशा अलावा। मानता हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि पीपल आई नो लॉट ऑफ, बिकॉज इन पब्लिशिंग, बीइंग इन पब्लिशिंग, वी मीट लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। सो जो भी एक कॉमननेस सब में निकल के आती है कि जो भी कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब पढ़ते बहुत हैं।
जब मैं नारायण मूर्ति साहब से पहली बार बैंगलोर में मिला था, तो भी वो अपने साथ 4 किताबें रखी हुई थी। तो मैंने कहा सर ये चारों आप पढ़ेंगे एक साथ? कह रहे नहीं, चारों नहीं पढ़ूंगा, इसमें से जो मुझे जब अच्छी लगती है तब मैं पढ़ता हूँ। तो जितने लोगों को मैं जानता हूँ, लोग पढ़ते बहुत हैं। रीडर्स आर द लीडर्स, पीपल हु रीड करेक्ट। अलाउड। तो ये मेरा एक अभी मैंने एक कोर्स लिया है, ऑनलाइन कोर्स है, 30 मई से है। वो सिर्फ इस बारे में है कि कैसे आप कम से कम 5 से 6 बुक एक महीने में पढ़ सकें। वो स्पीड रीडिंग के ऊपर है कि आप कैसे कंजम्पशन करें और उसको रिटेन भी कर पाएँ। केवल पढ़ना नहीं है, उसको किस टेक्नोलॉजी से, किस ट्रिक से आप पढ़ें स्पीड रीडिंग, कि आप पढ़ भी लें और उसको रिटेन भी कर लें। वंडरफुल। तो तो ऐसी ये चीज़ें हैं। आपका प्रकाशन भी इस तरह के कोई बीच बीच में इस तरीके के कोई पैकेजेस लाए और अपने दर्शकों को बताएं और अपने पाठकों को बताएं हाँ, कि किस तरीके से हम पढ़ें। जी, हमारी ई बुक है, वो बहुत ही बिकती है, शायद 8 या 10 रुपए की है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, स्पीड रीडिंग के ऊपर। जी। तो उसमें ट्रिक्स है कि स्पीड रीडिंग कैसे करें और कैसे उसको डेवलप किया जाए। और जाते जाते पीयूष जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, पाठकों को थोड़ी सी साहित्य अमृत धारा के बारे में बताएंगे, जो आपका एक हाँ, वो चल जी, मैगजीन चलती हमारी है। मासिक पत्रिका है साहित्य अमृत, अब इसका 24वां वर्ष चल रहा है। जी। तो उसका जो इंसेप्शन हुआ था, किस तरह से था कि अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, जी। और नहीं सॉरी, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो 4 लोगों की एक मीटिंग हुई थी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी और पिताजी। तो 4 लोगों ने मिलके इसको सोचा था कि एक ऐसी पत्रिका हो साहित्यिक, जो विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका हो, और आर्ट एंड कल्चर को तो इनकॉर्पोरेट करेंगे पर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। जी। और हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि इन 24 सालों में साहित्यामृत को कभी भी मिस नहीं किया गया। कोई भी उसका, कोरोना काल को छोड़ दिया जाए, और एक बार जब पंडित विद्यानिवास जी की जब देहांत हुआ था समय, उस जी। समय छोड़ दिया जाए, तो कभी भी संयुक्त अंक नहीं हुआ, और हमेशा समय पे, मतलब 1 तारीख को वो आपके यहाँ पहुंच ही जाएगी। जी। और हम लोग 80 पेज की वो मैगजीन निकालते हैं, और अच्छी पत्रिका है, और इसमें लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी उसके संपादक हैं, जी। और लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सहेज के रखते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि एक अच्छा हम काम कर रहे हैं। वो विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका है, लॉस मेकिंग है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और यही हमको सुख मिलता है कि वो लोग पढ़ते हैं, उससे लोगों का प्रेम मिलता है हमको। जी। पीयूष जी, इतने इम्पोर्टेंट बातें आपने इसमें बताई, इस सेशन में बताई। मुझे लगता है कि पाठकों के लिए और अन्य प्रकाशकों के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा। और हम लोग जैसे जो अभी भी पढ़ ही रहे हैं, सीख रहे हैं, हम लोग के लिए काफी प्रेरणादायक होगा। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया पीयूष जी, इसके लिए बहुत नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। और आपने आपने जो प्रश्न किए, जो बातचीत हुई, बड़ी सार्थक हुई, और कुछ चीज़ें तो मेरी एकदम रिफ्रेश हो गई, जो पिताजी के बारे में आपने इतनी सारी बातें कही, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू पीयूष धन्यवाद। जी। कंटेंट कलाकारी की ओर से आपका बहुत धन्यवाद। आशा बहुत करती हूँ धन्यवाद। कि आपसे आगे भी मैं सेशंस पे बात करती रहूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत थैंक यू सो मच पीयूष जी। धन्यवाद। तो आपने आज कंटेंट कलाकारी के इस सेशन में देखा कि प्रकाशन समूह किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हिंदी के क्षेत्र पे ये किस प्रकार से दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। आज के लिए तो बस इतना ही। अगले कंटेंट कलाकारी के सेशन में हम आपसे और रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। साथ में हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना भरपूर सहयोग देते रहिए। मुझे आप बताते रहें कि आपको किस तरीके के इंटरव्यूज पसंद है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सजेशंस के अकॉर्डिंगली मैं धीरे धीरे उन सारे लोगों तक पहुंचूं और आपकी भी बात पहुंचाऊं और आप लोगों के क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूं। आज के लिए कंटेंट कलाकारी की ओर से बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।